आई थिंक आपका माइक नहीं चल रहा है। ठीक। आवाज आ रही है? मैं ये बोल रहा हूँ यस कि सर, दोनों क्वेश्चंस कर लो जिसमें फार्मर में दो आर टुगेदर है और नहीं भी है। नॉर्मल वाला भी कर लो, वैसे भी कर लो, दोनों कर लो। इन नॉर्मल फार्मर की रैंकिंग क्या है, और इफ टू आर्ट्स आर टुगेदर देन व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ फार्मर? बोथ द क्वेश्चंस। वो आई, जो आई थी ना, आया था ना वो। नहीं, एक ही 11th में वो। अच्छा, फिजिक्स। फार्मर का नॉर्मल रैंकिंग निकालो और वो। हाँ। वो तो करना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था वो। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो आने चाहिए तुम्हें ये। सर नॉर्मल का आंसर 128 है। ठीक है, और दूसरा वाले बताओ। इफ यू राइट द लेटर्स अल्फाबेटिकली, सबसे पहले ए आएगा, फिर ई, एम, एफ, आर, आर, है ना? कौन कर रहा है बोर्ड पे? हिरल, चालू करो। गरिमा कर लिया तुमने? क्यों? ए फिक्स किया हमने फर्स्ट प्लेस पे। रिमेनिंग कितने लेटर्स बचे? 5। कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल से, लेकिन उसमें आर 2 बार आएगा, है ना? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया 60। हम पहला पार्ट कर रहे हैं व्हेन देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है? उसके बाद ई फिक्स किया। तुमने कर लिया? क्यों गलत है? तुम्हें पहले पता लग जाता आंसर गलत है? हम्म।
ये तो नॉर्मल वाला है, एक दूसरा सेकंड पार्ट भी करोगे ना। देखो अब ई फिक्स करने पे भी आर आर 2 बार आएगा। 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 60 हो गया। आफ्टर दैट क्या करोगे फिक्स। हाँ, अगर तुमने एफ ए ले लिया तो उसमें फार्मर कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो वी कांट टेक एफ ए। यस, विल फिक्स एफ ए ई। तो जब तुम एफ ए ई फिक्स कर दोगे वन वे से, तो क्या बचेगा, आर आर वापस आएगा। 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 3, ये हो जाएगा। आफ्टर दैट एफ ए के बाद एफ ई एफ ए एम, है ना। अब भी आर आर 2 बार आ रहा है यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 3। उसके बाद क्या होगा, एफ ए आर ई फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे दोनों लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या हुआ, एफ ए आर एम ई आर ही आएगा। तो कितना टोटल हो रहा है ये, 129। 129 आ रहा है, 128 आ रहा है, कितना आ रहा है ये टोटल। तो मेरा वो बाद में 120। करेंगे। कितना ये 129 आ रहा है ये? ठीक है, तो दिस इज 129। अब वो वाला केस करते हैं जो क्वेश्चन में है। यहाँ पे आर आर साथ में अगर सपोज, ये तो टोटल केसेस हो गए। नाउ व्हाट वी डू इज लेट्स टेक आर एंड आर टुगेदर, मतलब आर आर को इकट्ठा मान लेते हैं। तो यहाँ पे अभी 5 लेटर्स बचे थे, अगर मैं लेकिन आर आर को इकट्ठा ले लेता हूँ, इफ आई टेक आर आर एज वन वर्ड, वन लेटर, तो कितने कितने अरेंज करने पड़ेंगे मेरे को। 5 है यहाँ पे, आर आर को इकट्ठा ले लिया, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आर आर टुगेदर विल बी 4 फैक्टोरियल। आर आर दोनों आइडेंटिकल है, 5 क्यों होगा। नहीं नहीं, एक तो फिक्स कर दिया ना, ए हमने फिक्स कर दिया, अब आर आर को इकट्ठा ले लिया, आर आर को एक मान लिया, तो वी हैव 4 लेटर्स। 4 लेटर्स को दो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। आर आर को यू कैन अरेंज बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन आर आर रिपीट हो रहा है, वापस 2 से काट दिया। चाहो तो ये कर लो, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो। यहां भी आर एन आर को इकट्ठा मानोगे, इस वाले में भी। दैट इज, अगर सपोज मान लो आर आर की जगह आर एफ होता, तो दे कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज ऑल्सो ना। हाँ ना, वो डिवाइड भी हो गया। अब यहाँ पे भी आर और आर को इकट्ठा मान लिया, ये भी 4 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे आर आर को जब तुमने इकट्ठा अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले पे देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे कितने लेटर्स थे तुम्हारे पास, 3 लेटर्स थे। 3 लेटर्स थे, लेकिन आर आर को इकट्ठा माना, 2 लेटर बचे, है ना। तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए। सबका अलग अलग करना पड़ेगा, सभी का अलग अलग कर रहे हैं, सबका अलग अलग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना, नाराज मत हो। इसमें भी आर आर को इकट्ठा मान लिया एक, तो 2 फैक्टोरियल से 2 आ गया, इसमें तो एक ही आर था। ये टोटल कितना आ रहा है। देखो कितना आ रहा है ये, तुम्हारा वापस गलत होगा, है ना। और क्या, तुमने ये भी तो बोला था मेरा गलत है ये। 52। कितना, अरे कैलकुलेटर यूज कर लो, कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते तुम लोग, 48 प्लस, हाँ, चुपके से माइनस कर दो, ये आंसर है इसका। एफ ए फार्मर वो तो आ ही नहीं रहा। सबको समझ में आ गई, इसका आंसर है 77। हम्म, देखो आर 5 लेटर तुम्हारे पास है, ए को फिक्स करने वाला बता देता हूं मैं। यू हैव ई एफ एम आर आर, आर आर को मैंने इकट्ठा ले लिया, 1, 1 2 3 4। हम्म
नहीं, फॉर्मूला तो ये हो जिसको एक कंसिडर कर लो ना, वन लेटर कंसिडर करो। तो फिर 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल इंटू टू बाय 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल रिपीट भी हो रहा है। हाँ, वही तो हुआ ये। 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल इंटू, इनको दो वे से अरेंज किया, आर दो बार रिपीट हो रहा है बाय 2 फैक्टोरियल, कट गया, वही आ गया 5 फैक्टोरियल। मान लो अगर आर आर की जगह आर ए होता, तो ये फिर डिवाइड नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई होता। हाँ, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं था। वो तुमने गैप मेथड किया था, वो अलग था। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर इट। ये क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं हम। इस अच्छा, ये कौन सा डाइस है? हाँ ऑब्वियसली, 6 आ गया तो उसका बॉल, नहीं नहीं नहीं, 6 आएगा तो कंबाइन करोगे उसके साथ, कंबाइन एक्टिविटी है ना वो। सैम्पल स्पेस बनाओ। इसका सैंपल स्पेस ड्रॉ करो। अगर जब तुमने 6 थ्रो किया, तो उसके बाद क्या करना है? एक बैग है, उसमें कितनी बॉल हैं? 2 ब्लैक एंड 6 वाइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, इन्होंने ये नहीं बताया कि दे आर आइडेंटिकल और नॉट, तो यू विल अज्यूम दे आर नॉट आइडेंटिकल। ऐसे ही होता है बड़े बड़े शहरों में, जब आइडेंटिकल नहीं लिखा हुआ है, तो विल बी कंसिडर्ड दैट द बॉल्स आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट। तो विल टेक लाइक ब्लैक 1, ब्लैक 2, वाइट 1, वाइट 2 टिल वाइट 6। हाँ, आपस में अलग अलग सब नंबर। देखो, क्वेश्चन में लिखा होता है आइडेंटिकल होता है, लिखा होता मेंशन करते हैं क्या। सर, बी हो गया क्या इसका 18? 18 आंसर है इसका। 8 तो कितने हो गए ये? 6 2 8। अब दूसरे वाले केस में क्या करोगे? वन जब
जब वन आएगा तो टॉस ए कॉइन, तो वन के साथ टेल आ सकता है, वन के साथ हेड आ सकता है। हाँ, टू के साथ ये, टू के साथ ये, लाइक दिस। कोई बच्चा ही था, पता नहीं। अलाउड नहीं है मेरे को। कर तो दिया ये तुम्हारे सामने, ऐसे ही किया। हाथ हाथ से ही किया ना, थोड़ा दिमाग यूज किया। हाँ, तुम तो ना, तुम्हें मॉक टेस्ट के ड्यूरेशन थोड़ी बताऊंगा ये करना है तुम्हें। तो डैश अगर दो थे तो दो आंसर थे क्या उसमें ऑप्शन में, दिस? तो 18 इज द आंसर, लेकिन अगर ये आइडेंटिकल होता तो तुम्हारा आंसर डिफरेंट होता। इन केस ऑफ आइडेंटिकल, अगर यहाँ पे लिखा होता आइडेंटिकल बॉल, तो फिर क्या होता, ये सारा हट जाएगा। हाँ, दो बचेगा, 6 बी 6 वाइट, तो दो ये 10 ये 12 आंसर आएगा फिर। हाँ ना, नन ऑफ दीज। 12 भी ऑफ, नहीं, नन ऑफ दीज भी मैथ्स में बहुत बार आंसर होता है। हो सकता है। लिख लिया। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में डायग्राम बनने से काफी हेल्प हो जाती है। रीड द क्वेश्चन लाउडली, इसका फोटो बनाओ।
स्टैंडर्ड सिंपलेस्ट सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक और चीज, अगर हम टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करें ताकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, तो जो लोकस बनता है उसको बोलते हैं, याद है किसी को? पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल सच दैट एंगल। ellipse. हाँ, यस, इफ देयर इज अ सर्कल such that you draw a pair of tangent which include an angle of 90 degree, उसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। This kind of circle is called director circle. Locus of points which include an angle 90 डिग्री, tangents का एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा? √2 है। तो अगर कोई सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू r², तो उसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा हमेशा? उसका रेडियस होगा √2 टाइम्स r², दैट इज 2r²। So this is director circle. Similarly, in case of ellipse, डायरेक्टर सर्कल का रेडियस होता है x² + y² इज इक्वल टू a² + b², ये भी याद कर लेना, ठीक है। इन केस ऑफ एन एलिप्स, डायरेक्टर सर्कल हैज रेडियस √a² + b², ये a हो गया, ये b हो गया, ये रेडियस हो जाएगी √a² + b²। सो इफ यू हैव an ellipse, director circle has this equation. So director circle is locus of points from which pair of tangents drawn include an angle of 90 degree. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। मान लो एक टेंजेंट ये है, दूसरा ये है, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। दिस पॉइंट इज पी, एक्स कॉमा वाई। इसका लोकस निकालना है, बिकॉज वो सारे पॉइंट्स जो कि 60 डिग्री वाली टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उन सबका भी लोकस पाथ होगा, सर्कल ही आंसर आएगा। यू कैन सी द ऑप्शन सभी में। अच्छा, दूसरा वाला 60 है, ओके। ये वाला 60 नहीं है, द अदर एंगल इज 60। सर आंसर ऑप्शन ए है। देखते हैं अभी। तो दिस इज P1, दिस इज दिस इज P2, ये पूरा 60 दे रखा है। कोई बात नहीं, डायग्राम में बन गया। ये हमेशा 90 होगा, इसको ऐसे ले लो, ये 90 होगा हमेशा। दिस इज हाउ मच, दिस इज R। हमें ये रेडियस निकालना है, ये भी सर्कल ही बन रहा है ना। तो यू कैन यूज सम काइंड ऑफ, ये पूरा एंगल कितना 60 डिग्री है। 10th में तुमने थ्योरम पढ़ा था ना, आधे में डिवाइड करता है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। दिस 30 डिग्री, दिस ऑल्सो 30 डिग्री। सो इस ट्रायंगल में यू कैन यूज, बेस पता है हमें और परपेंडिक हाइट, वो हाइपोटेन्यूज पता है। cos 30 कितना होगा? cos 30 वुड बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा। तो cos 30 इज √3/2, r/r। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल वुड बी 2r/√3। सेंटर इसका x² प्लस 0 0 पे ही है सेंटर इसका ना। हाँ, उसी की तरह से होगा ये, और ये डायरेक्टर सर्कल नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन होना चाहिए था, सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। यही आ रहा है ना, ए आंसर है।
लिख लिया? स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर जरूर करके जाना, एक क्वेश्चन आएगा दैट विल बी डूएबल, सो तुम्हारा डेफिनेटली आंसर आएगा। टाइम लग सकता है बट आंसर आएगा। मैंने लास्ट क्लास में तो फॉर्मूला बताया था, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, इट इज समेशन लेकिन हमने तो किया है स्टैटिस्टिक्स, बेसिक आएगा बिल्कुल, इसके हमने रिजल्ट्स भी किए हुए थे। अगर हम ऑब्जर्वेशंस में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें, if a constant k is subtracted from each observation, then what happens to the mean? That same constant is subtracted. Yes, from each observation, the new mean will be always old mean plus minus k. ठीक है? If you add or subtract a number k from each observation, the new mean is always old mean plus minus k. ठीक है? ये पहला रिजल्ट था। जिनको रिजल्ट मालूम है बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर हर ऑब्जर्वेशन को इफ यू मल्टीप्लाई बाय अ नंबर के, द न्यू मीन वुड बी के टाइम्स ओल्ड मीन, राइट? दूसरी बात, वेरिएंस में क्या होता है, अगर हम किसी हर ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर के ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, वेरिएंस का एक और फॉर्मूला होता है। वेरिएंस का एक और फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन, उसी को सॉल्व करके ये आता है। ठीक है? तो यहां से तुम आइडिया ले सकते हो कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में के ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, वेरिएंस को कुछ नहीं होगा, नो चेंज इन वेरिएंस। ठीक है? न्यू वेरिएंस एंड ओल्ड वेरिएंस विल रिमेन द सेम if you add or subtract some constant k from each observation. लेकिन if you multiply by k, then what happens? K square times. New variance would be k square times the old variance. स्टैंडर्ड डिविएशन में k टाइम्स हो जाएगा।
इनको यूज करके तुम मुझे आंसर बता सकते हो बिना कैलकुलेशन किए। इसको नोटिस करो। डी आई दिया हुआ है, एक्स आई निकालना है। डी आई बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स आई। सबसे पहले मीन की बात करते हैं। बिना कैलकुलेशन के मीन निकाल सकते हो। हर ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हर ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मीन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मीन, नया मीन कितना हो जाएगा? 10। और फिर उसके बाद क्या कर रहे हो? हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर रहे हो, तो नया मीन कितना होना चाहिए? 15। दैट मीन्स दो आंसर कौन से गए? कोई बात नहीं, इसमें सब माफ है। तुम कंप्यूटर एग्जाम दे के आई हो ना। दूसरी, आप वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस में क्या होगा? वेरिएंस में हर ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड किया है, तो नया वेरिएंस कितना हो जाएगा? 1/4। तो पहला वेरिएंस कितना था? 12। 12/4 कितना हो गया? 3। और फिर 5 ऐड किया। ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन न्यू। अरे, ये तक आंसर इज बिना सॉल्व किया आ गया। नहीं तो मेथड तो पता ही है तुम्हें क्या करते हैं। मेथड ये था, दोनों साइड का समेशन ले लो। समेशन 5 हो जाएगा, समेशन 5 × 1 समेशन एक्स आई। ठीक है। दोनों साइड को चुपके से 20 से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा मीन ऑफ डी। समेशन 1 कितना होगा? 20, बिकॉज 1 से 20 कर रहा है, 20 से डिवाइड भी कर दिया मैंने। ये हो जाएगा समेशन एक्स आई बाई 20। ये मीन मुझे चाहिए, ये मेरे को दिया हुआ है, तो वही आ गया ना, 20/2 प्लस 5। इसमें तुम्हें टाइम लगता वेरिएंस में, बिकॉज में स्क्वायर होता। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है वो बहुत जल्दी कर लेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
टू पैराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। एक सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो वेरिएबल स्क्वायर नहीं होता पैराबोला उसी के सिमेट्रिक होता है। जिसका ये नंबर बड़ा होता है ना, 4 जिसका बड़ा होता है उतना ही वाइड होता है वो पैराबोला। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, अगर सपोज ये होता 16x, तो और वाइड हो जाता है, ये विल बी वाइडर। अब लाइंस पैरेलल टू कॉमन एक्सिस, इन दोनों का कॉमन एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू कॉमन एक्सिस, जैसे लाइक दिस, तो ये जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ए बी, इंटरसेप्ट है, इसके मिड पॉइंट का लोकस मांगता है। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन होते तो मुझे मालूम है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। दूसरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा मिड पॉइंट। तो जो आंसर आएगा वो भी पैराबोला बनेगा, लेकिन वो पैराबोला किधर होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज ये वाइडर है ना, तो मिड पॉइंट इधर आएगा। तो चार ऑप्शन अगर होते, दो का आंसर ये था, दो का ये था, तो मुझे मालूम था ये वाला बनना चाहिए, और ये बाहर है तो इसका आंसर 4x से भी बड़ा आएगा। बट ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं पूरा। तो मिड पॉइंट ले लेते हैं जिसका हमें लोकस निकालना है, h कॉमा के ले लो। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है हमेशा? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इक्वल टू m ले लेता हूं मैं। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वुड बी ऑलवेज y इक्वल टू कांस्टेंट। अब मुझे बताओ इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए एंड बी, उनका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? y इक्वल टू m को सॉल्व करो दोनों पैराबोलास के साथ। तो y इक्वल टू m का मतलब y कोऑर्डिनेट तो m ही आएगा ना, ये m आएगा। y कोऑर्डिनेट x कितना हो जाएगा, इसमें डाल दो, x आएगा m² / 8 विद नेगेटिव साइन। a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स निकालो, y इक्वल टू m को इसके साथ सर सॉल्व। y इज इक्वल टू k नहीं होगा, क्योंकि h कॉमा k हमने वो पॉइंट लिया है। हम्म, वो भी करेंगे बाद में। अब लाइन है y इक्वल टू m, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो m हो गया, और ये कितना आ गया x कोऑर्डिनेट? m²/4। तो हमें ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं m के टर्म में। लोकस में m नहीं आना चाहिए, तो अब एंड में इसको हटाएंगे। अब ए बी का मिड पॉइंट क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है h कॉमा के। तो h क्या होना चाहिए? h विल बी मिड पॉइंट ऑफ a प्लस this/2। और k कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा m+m/2। अब m को रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। m की जगह k डाल दो इसमें, कितना आ रहा है ये? m को रिप्लेस करो, एंड में एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, पैराबोला। ओके, सो द लोकस इज पैराबोला y² इक्वल टू 16x, यही है ना?
See, if two curves intersect at some point, so this is y is equal to fx, this is y is equal to g of x. Then angle between them is basically the angle between the two tangents drawn at the point of intersection. उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट फाइंड करो, से स्लोप आएगा, फिर tan थीटा फाइंड कर सकते हो। और स्लोप कैसे आता है? स्लोप इज ऑलवेज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव f dash x would be m2, m1 would be g dash x, और जो पॉइंट होगा उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस और टू कर्व्स इज ऑलवेज डेरिवेटिव से स्लोप मिलेगा टेंजेंट से, एंड देन यू सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला। तो फर्स्ट यू कैन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो कर्व्स कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? y को इक्वेट कर दो। ओके, एक और भी आ रहा होगा, दो आ रहे होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही आ रहा है। एक पैराबोला तो ये है, दूसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, मैं तो वैसे ही बनाना चाह रहा था। तो ये शिफ्टेड पैराबोला है, वन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 ay टाइप्स, दूसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जस्ट फॉर क्यूरोसिटी, अगर तुम उसको प्लॉट करोगे तो कैसे बनना चाहिए, काम आएगा तुम्हारे ये वैसे भी। इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स होता है एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। उसको जब वाई को जीरो डालेंगे, ये सिमेट्रिक किसके, नेगेटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। इसका वर्टेक्स है 0,10, है ना। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला है ना, वर्टेक्स होता है हमेशा एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, इज द वर्टेक्स। बिना ड्रॉ किए भी ये आंसर हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैं बनाना चाह रहा हूँ बिकॉज काम आएगा अदरवाइज। तो ये पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग है, इसका वर्टेक्स है 0,10, इट बी लाइक दिस, है ना। Other parabola has a vertex 0,2 and it's opening upward. So this is 0,2 इसका vertex है। ये वाला पैराबोला ये है, ये वाला पैराबोला ये है। जस्ट हो सकता है इसी क्वेश्चन में होता है फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द टू पैराबोलास। तो अगर ये एरिया एनक्लोज का क्वेश्चन होता तो मैं आंसर प्लॉट 8/15 है। 8/15, ओके। तो अगर ये एरिया वाला क्वेश्चन होता तो दोनों एरिया सिमेट्रिक हो जाते, तो हम क्या करते, सिर्फ ये पॉइंट निकाल के इसको इंटीग्रेट कर लेते, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एंड यू गेट योर आंसर। बट यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है। तो दोनों के तुमने y इक्वेट करके वो निकाल लिया, 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की क्या वैल्यू आ गई? प्लस माइनस +-2। +-2 आ गया, ठीक है, राइटली। एंड जब x को +-2 डालोगे तो y6 आ गया। सिमेट्रिक है ना ये। तो दिस इज 2,6 एंड दिस इज -2,6, दो पॉइंट आ गए, ठीक है। अब स्लोप कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो सर पहले। हाँ,
ये दो पैराबोला सिमेट्रिक कैसे होंगे? हम्म ये पैराबोला दोनों हमेशा पैराबोला सिमेट्रिक। पैराबोला हमेशा सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स अबाउट द एक्सिस. पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट हिज एक्सिस. कोई भी पैराबोला हमेशा एक सिमेट्रिकल फिगर होता है अबाउट इट्स एक्सिस. जितना पैराबोला इधर है उतना पैराबोला इधर है. ठीक है. तो जब अगर एरिया का क्वेश्चन होता तो हम सिर्फ ये एरिया निकाल के इसको डबल करते बिकॉज दिस एरिया इज द सेम एज दिस एरिया. जैसे एलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस इज आइडेंटिकल टू दिस इज आइडेंटिकल टू दिस. चारों पार्ट आइडेंटिकल होते हैं. वो तो एरिया के लिए मैंने प्लॉट किया था बट अब क्या करेंगे. स्लोप कैसे निकलेगा. फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया -2x. एक्स की वैल्यू डाल दो. ये वाला पॉइंट लेता हूँ पहले मैं बिकॉज द एंगल सेम आएगा दोनों केस में ना. ये जो या वो लो. तो x की वैल्यू 2 डाल दी तो -4 हो गया. इस वाले में क्या किया. x की वैल्यू सेकेंड वाला पैराबोला डिफरेंशिएट करो कितना आ रहा है. 2x आ रहा है. x की वैल्यू वापस 2 डाली 4 आ गया. तो दोनों स्लोप मिल गए. और फिर tan थीटा में सब्स्टिट्यूट कर दो चुपके से. m2 1 माइनस लो कर लो बात 8/15 इज आंसर. तो ये एंगल भी वही होगा. ये वाला दोनों सेम आएंगे. दिस इज ऑल्सो थीटा दिस ऑल्सो थीटा. एरिया के लिए मेरे को अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना पड़ता. अगर मुझे एरिया निकालना होता है एनक्लोज्ड तो ये आता 2 टाइम्स बिकॉज ये एरिया इसके सिमेट्रिक है. 2 टाइम्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 हो जाता है. एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 2. अपर कर्व कौन सा था. ये वाला पैराबोला. ये वाला. तो इसका वाई निकाल लेते. ये मैं एरिया वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ बिकॉज एरिया में भी एरिया के क्वेश्चन भी आते हैं ना अक्सर. एरिया के लिए मुझे ये करना पड़ता. अगर क्वेश्चन होता फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द टू पैराबोलास. लिख लिया.
The idea is to identify the two functions fx and gx. हम्म, हाँ इंटीग्रेट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम ये है कि एफ एक्स भी है जी एक्स भी कर सकते हो, बट फिर तीन फंक्शन आ जाएंगे तुम्हारे पास, बिकॉज प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, एफ एक्स आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, जी एक्स आएगा, जी डैश एक्स आएगा। तो मेरे ख्याल इंटीग्रेट करना इजी है इसको। एक्स को इंटीग्रेट कर लो और लॉग वाले को डिफरेंशिएट कर लो, इजी हो जाएगा। और फिर कंपेयर कर लो। डिफरेंशिएट नहीं करना, उससे लंबा होगा, बिकॉज राइट साइड में चार चीजें आ जाएंगी ना, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, जी एक्स डैश। तो उसको अरे इंटीग्रेट, मैंने ट्राई किया था, वो मेथड बहुत लंबा पड़ रहा था। नहीं नहीं, उसको वो कंपेयर करना ही मुश्किल हो जाएगा, बाल बाल नोच लोगी अपने आप बेकार में। लंच भी तुम्हारा खो जाता है अक्सर। इंटीग्रेट करो, बिकॉज करेक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, राइट रूल साइड में चार फंक्शन आएंगे, फिर कैसे कंपेयर करोगे कौन सा क्या है। सो सर ये एक्स, मॉक 9 का क्वेश्चन था ना? मुझे पता नहीं कौन से मॉक का है, तुमने डाउट पूछा तो मैंने बता दिया। तुम लोग मॉक वक्त दे रहे हो सब लोग। घर पे दे देना एग्जाम के बाद, है ना? नहीं, जेई वाला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रही हो ना? हम्म। एक्स को इंटीग्रेट, देखो मुझे याद है नहीं है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बोर्ड तो खत्म हो चुका है। बोर्ड खत्म होने का भूल जाते ना लोग। हम्म, याद है मतलब। राइट साइड में log 1 + x तो एलसीएम ले लो, ताकि कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी भी यूज कर लो। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या बात है, हाँ उससे भी आ जाता। डिनोमिनेटर को ऐसे कर लो, इजी है ये। हाँ, तो दिस बाय दिस वन हो जीरो। जाएगा हम्म, जीरो क्या है। जीरो आ रहा है? फाइनल आंसर? ऑफ है। ये x हो गए, log 1 + x आ गया। Now we can compare the two sides, find fx and gx. तो log 1 + x वाली टर्म कौन सी है, वो निकाल लेते हैं। तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना।
हम्म। अब ये वाली और ये वाली टर्म इकट्ठे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आ रहा ना बाहर, एक्स स्क्वायर कॉमन लो। ये है। अब इसको इससे साथ कंपेयर कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है। एफ एक्स कितना आ रहा है? एफ एक्स आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय टू, राइट। जी एफ एक्स कितना आ रहा है? माइनस लॉग एक्स बाय टू प्लस वन बाय टू एक्स। लिमिट में डाल देते हैं, यही है, चेक कर लो एक बार। अभी अगर लिमिट डालते हैं तो लॉग इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो क्या करना चाहिए? एल हॉपिटल, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ये जीरो हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। अब चुपके से लिमिट डाल दो। वन बाय इन्फिनिटी कितना होता है? लिख लिया? कल जो ऑनलाइन क्लास होगी ना, उसका भी लिंक मैंने बनाया नहीं है, तो आई सेंड इट कल मॉर्निंग ओनली, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑपरेट चली गई होगी, वो भूल गया है बनाना। तो आई सेंड टुमारो मॉर्निंग ओनली अराउंड 9, जस्ट बिफोर 9। कल ऑनलाइन क्लास होगी 9 to 10:30। सर कल कल सुबह लेकिन दिल्ली सेंटर तो ऑफलाइन है ना? तुम्हारा ऑफलाइन है, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। तुम अपने पे दिल पे क्यों ले लेती हो? तुम इमोशनल हो जाती हो। दूसरे लोगों की बात हो रही है अभी।
गुड़गांव ऑनलाइन बैच की ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। साउथ सेंटर पे ऑफलाइन है, जिसको साउथ सेंटर आना है वो आ सकता है। तो मतलब ये मत सोचना कि कल क्लास नहीं है, बिकॉज लिंक मैं कल ही मॉर्निंग में भेजूंगा। क्या हुआ, क्या लड़ाई हो रही है? हाँ, देयर इज ऑलवेज शॉर्टकट टू ए क्वेश्चन, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज ओनली की। इसमें तुम क्या कर सकते हो, वो नंबर निकालो जो कि डिविजिबल नहीं है, उसको वन माइनस कर दो। वो इजी है, वो इजी है। ए बी का प्रोडक्ट कब डिविजिबल नहीं होगा? जब ए और बी दोनों थ्री से डिविजिबल नहीं होंगे। वो तो है, लेकिन मुझे बताओ ए एंड बी, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट, हम यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं ए को भी, मान लो ए थ्री से डिविजिबल नहीं है और बी भी थ्री से डिविजिबल नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट भी थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। ले लो कोई भी ना दो नंबर। अरे थ्री तो थ्री से डिविजिबल है। अगर दोनों नंबर थ्री से डिविजिबल नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट भी थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। तो इजी है करना। तो यू सेलेक्ट वो नंबर्स 50 में से जो कि तीन से डिविजिबल नहीं है। हाँ, टेबल चेयर जो भी करना है करो, 5 मिनट्स करो। मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। सी हम्म। 664/1225। हाँ। अरे 1 से 50 में कितने नंबर्स हैं जो कि थ्री से डिविजिबल हैं? 16, 48/3, 16 आ गया। तो कितने नंबर्स थ्री से डिविजिबल नहीं है? 50 - 16, 34। ठीक है। तो मुझे वन माइनस करना है। तो 34 नंबर्स में से आई एम सेलेक्टिंग टू नंबर्स। एंड हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट? 34C2। टोटल वेज कितने हुए? 52C2। काम खत्म, कैलकुलेट कर लो। करने से पहले हो गया। ए इंटू बी का प्रोडक्ट में, अगर ए और बी दोनों थ्री से डिविजिबल नहीं है, तो प्रोडक्ट भी थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। 17 × 33 कितना आ रहा है?
श्योर क्यों? अरे श्योर क्यों नहीं हो? मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तुम्हें? क्यों कर रही हो गलत? 17 × 33 695। 690 तो आ ही सॉरी, नहीं सकता। 3 × 7 में 595। गुमराह कर रही हो मुझे। तो आंसर 561। 664/1225। तो 1 माइनस करना इजी था इस वाले क्वेश्चन में। पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, प्लॉट करो, फिर एरिया निकालो। इसका भी वर्टेक्स शिफ्टेड है। जैसा अभी किया था ना, पैराबोला को परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना के करना पड़ेगा इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। हाँ, वाई की टर्म को लेफ्ट में लो, एक्स को राइट में ले आओ। परफेक्ट स्क्वायर में तो वैसे परफेक्ट हो, थैंक्स टू इंटीग्रेशन, है ना। नहीं नहीं, अरे वाई स्क्वायर में जो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 4y उसके साथ ही तो आएगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है? वाई स्क्वायर की टर्म और वाई की टर्म इकट्ठी लेनी पड़ेगी ना। इंटीग्रेशन भूल गए तुम? डिसाइड कर लो पहले। इसलिए मैंने पैराबोला पहले वाले केस में पूरा सॉल्व किया था, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए क्या होता है। हाँ, सी ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब सही है गलत है पता नहीं मुझे। तुमने बिना डायग्राम बनाए कर दिया। तो परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते थे, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 होना मांगता है, ऑलरेडी बच है वो, 4 ऐड कर दो दोनों साइड में। तो ये आएगा y-2 का होल स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसको माइनस साइन कॉमन ले लो। ये y² = 4ax टाइप पैराबोला बन गया। इसका वर्टेक्स होगा x = 0, y = 0। x की जगह आ रहा है x-4, कैपिटल Y की जगह आ रहा है y-2। वर्टेक्स कितना हो गया इसका? x = 0, y = 0। इस पैराबोला का वर्टेक्स है 4,2 एंड दिस इज नेगेटिव साइन हियर। तो ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्सिस है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। इसका फोटो बना लेते हैं। 4,2, 4,2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा। एंड इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑल्सो। ये इसका शक्ल है पैराबोला की। सर डाउनवर्ड ओपनिंग कैसे? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है ना? अच्छा सॉरी, ये होगा ना फिर तो ऐसे बनेगा।
नेगेटिव एक्स एक्सिस के ना, सो विल बी लाइक दिस, ये आएगा, दिस इज 4,2। और जब तुम y एक्सिस का मतलब है x को 0 डालोगे, x को 0 डाल के y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये एरिया निकालना है। तुमने क्या इंटीग्रेट किया, x को इंटीग्रेट कर दिया बस। हम्म, हाँ डायग्राम से थोड़ा सही हो जाता है ना, वरना तुम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगी। गए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेप लेनी पड़ेगी, है ना। तो बेसिकली विल इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to 4, y की लिमिट्स ली जाएंगी, एंड एक्स डी वाई, ये करोगे 0 to 4 एक्स डी वाई। एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स इज 4y - y, तो 2y² - y³/3, 0 to 4, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। क्या आ रहा है लैम्डा, 32/3। यस सर। लैम्डा इज 32/3, 3 lambda is 32। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 to 7 है, उसकी कोरोस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0, 2k, k, 3k, 2k² k² + k, 1 मिनट, 2k² क्या 2k है, k² + k, and then 7k², then probability of, हाँ ये है, जितना क्वेश्चन ये खुफिया लग रहा है ना देखने में, उतना इजी है ये।
जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसका सम कितना होना चाहिए, बस उसको यूज करके के निकालो पहले तो। नहीं, सारा करो, पहले तो के की वैल्यू निकालनी है। सारे रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को ऐड करो एंड इट शुड बी इक्वल टू 1। उसको सॉल्व करके के की वैल्यू आएगी। पी ऑफ 0 से लेके पी ऑफ 1 टिल पी ऑफ 7 तक का सम शुड बी इक्वल टू 1। यूजिंग दिस फाइंड अननोन के। वंस यू गेट के उसके बाद तुम्हें मालूम है क्या करना है। कौन कौन सी? माइनस हो सकता है कभी प्रोबेब, नहीं तो माइनस साइन डिस्कार्ड हो जाएगा। डिस्कार्ड दिया तुमने। क्वाड्रेटिक बन गई ना। 3 to 6 मतलब दिस, ये तीनों ऐड होंगे, है ना। बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड। हाँ। हम्म। चलो बोर्ड पे करो। इस बात तो गलत नहीं लग रहा तुम्हें? सर आंसर बी है क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। सही तो कर रही हो। इक्वल टू 0 लिखो राइट साइड में, के निकालो। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, उल्टा हो गया है, क्योंकि के के -1 आना चाहिए था। के -1 आएगा ना, के +1 होगा वो, हाँ। तो माइनस तो हो नहीं सकता, 1/10 ले लो। फिर उसके बाद तुम्हें वो निकालना है P 3 और 6 के बीच में। 3 इंक्लूड नहीं है। देखा ही नहीं तुमने क्वेश्चन? तो के नॉट बी -1, तो के की वैल्यू 1/10 आ गई। अब we need to find probability of random variable 3 to 6। 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो। तो P 4 P 5। ये हो गया 3 k² +3 k। परफेक्ट। हम्म। 0.33 is the answer।
एक होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौलीज ट्रायल्स। ये है नहीं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दे देते हैं, मानते नहीं है। नहीं वो नहीं। अगर हम सपोज एक कॉइन, एक डाइस है, ठीक है, एंड यू थ्रो अ डाइस से 7 टाइम्स। हाँ, डाइस को तुमने सपोज 7 टाइम्स थ्रो किया, एंड सपोज गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इज सक्सेस, ठीक है। नंबर गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4/6, दैट इज 2/3। फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। अगर हमने इसको 7 बार थ्रो किया डाइस को, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 5 सक्सेसेस, तो वो कैसे सॉल्व करोगे? अगर तुम उसको वैसे मैकेनिकली मैन्युअली करोगे तो बहुत सारा बनाना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, एग्जैक्टली r सक्सेस का फॉर्मूला है, तुम याद कर लो, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। वो होता है NCR। जो सक्सेस है उसमें पावर r होगी, फेलियर में पावर n-r होगी। यह है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। NCR p to the power r q की पावर n-r। If some experiment is done n number of times, p is probability of success, q is the failure. Then probability of exactly r successes would be this. और दूसरी बात, 0 सक्सेस प्लस 1 सक्सेस टिल n सक्सेस, इन सब का सम कितना होगा? 1। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि यू थ्रो द डाइस 7 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट सक्सेस 5 टाइम्स, तो क्या आंसर आता है इसका? 7C5, 2/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 7-5। ये आंसर हो जाता है इसका। अगर होता इसी क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 सक्सेसेस, कम से कम 2 सक्सेसेस, मतलब आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, फिर हम क्या करते? P(2) से लेके P(7) तक ऐड करते, या फिर 1-0 सक्सेस 1 सक्सेस कर देते, यूजिंग दिस। ये था एटलीस्ट 2 सक्सेसेस का फॉर्मूला। तो उन लोगों ने बोला तो ये बाइनोमियल नहीं आता, बट दे माइट गिव। अगर होता अटमोस्ट 5 सक्सेसेस, तो अटमोस्ट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा 5, है ना? अटमोस्ट 5। तो अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम क्या करेंगे? 0 से लेके 5 तक ऐड कर देंगे, टाइम पास हो जाएगा। टाइम सेव करना है तो 1-6। अटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 5, 0 से लेके 5 तक ऐड करोगे, या फिर 1-6 और 7 कर दोगे। अटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, दैट नंबर। तो ये था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौलीज ट्रायल्स। कल 9 बजे मिलते हैं, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.